हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपना ये लेक्चर चल रहा है एस ब्लॉक बनकर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर, और ये लेक्चर है, 4th लेक्चर है ना। अब से लेक्चर्स की लेंथ थोड़ी सी छोटी रहेगी। क्यों छोटी रहेगी? 2-3 दिन देखूंगा मैं, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, तो थोड़ी सी लेंथ छोटी करूँगा, ठीक है। चाहे मैं लेक्चर दिन में 2 दे सकता हूँ आपको केमिस्ट्री के, लेकिन थोड़ी सी लेंथ छोटी रखूँगा, ठीक है। वो क्यों रखूँगा वो बाद में बताऊँगा ना। तो इतना ही मुझे बताना कि आपको लेंथ थोड़ी सी छोटी रखूंगा लेक्चर्स की। चाहे मैं दिन में 2 दे सकता हूँ ना, एक की जगह एक देता हूँ, वहाँ पर 2 दे सकता हूँ, लेकिन लेंथ थोड़ी छोटे छोटे लेक्चर रखूंगा, ठीक है। तो 2-3 दिन थोड़े से एडजस्ट रखना, ठीक है। चलो अपन बात करेंगे। देखो फर्स्ट ग्रुप अपन पढ़ रहे थे एस ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट ग्रुप अपन पढ़ लिया था अपन ने। अब फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, जो आपकी 4 धातु हैं, इनके कौन कौन से कंपाउंड्स है, कौन कौन से यौगिक हैं, उनकी बात कर लेंगे। तो पहला है सोडियम क्लोराइड। सब जानते हो आप क्या होता है सोडियम क्लोराइड? NaCl। NaCl जानते हो सारे? NaCl क्या होता है? आपका जो नमक है वो क्या है? NaCl है। सोडियम क्लोराइड जो है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड बनता कैसे? सबसे पहले प्रिपरेशन क्या होती है भाई? सोडियम क्लोराइड बनता कैसे उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं बताता हूं आपको। कच्चा नमक लो। अब बोलो कच्चा नमक क्या होता है? कच्चा नमक समुद्र का पानी ले लिया समुद्र का पानी, वो नमकीन होता है, पता है आपको। समुद्र का पानी लिया, पानी को आप उड़ा दो, भाप बना दो पानी की, क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा आपके पास में, वो होता है कच्चा नमक। कच्चा नमक लिया, उसके बाद में उसको नॉर्मल पानी में घोल लो। जो नमक आपका कच्चा नमक, उसको नॉर्मल पानी में घोल लो। घोलने के बाद में जो अघुलनशील जो इंप्योरिटीज होंगे, अशुद्धियां होंगी ना, जो घुलेंगी नहीं, कुछ अशुद्धियां ऐसी होंगी जो घुलेंगी नहीं, जैसे मिट्टी कंकड़ कुछ भी है जो घुलेगा नहीं उसके अंदर, है ना, वो बाहर निकाल लेंगे अपन। जो पानी, देखो कच्चा नमक लिया अपन ने, कच्चा नमक अपन ने पानी में घोला। अब उस पानी के अंदर नमक तो घुल जाएगा, ठीक है, और जो बच गया, जो और भी कोई अशुद्धि बच गई जो घुलेगी नहीं, उसको अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है भैया। यहां तक तो प्रोसेस समझ में आ गई। लेकिन जो ऐसी कुछ अशुद्धियां भी होंगी जो उस पानी में घुल जाएंगी, नमक के साथ में उस पानी में घुल जाएंगी, तो उनका क्या करेंगे? उनके लिए अपन क्या करेंगे? HCl डाल देंगे। क्या करेंगे? HCl जो है ना, उस पानी जो घुला हुआ जो नमक है उसके अंदर डालेंगे। जब HCl डालेंगे ना, तो क्या होगा? अपने जो नमक के जो क्रिस्टल्स हैं, NaCl के जो क्रिस्टल्स हैं, वो अलग हो जाएंगे उस पानी से, और उन क्रिस्टल्स को अपन अलग कर लेंगे, वो अपना NaCl जो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन नमक बनाते हैं। तो प्रिपरेशन क्या है भाई? शुद्ध NaCl प्राप्त करने के लिए, अगर आपको शुद्ध NaCl चाहिए ना, तो क्या करना है आपको? कच्चे नमक को न्यूनतम मात्रा में पानी में घोला जाता है, ठीक है। कच्चा नमक आपको मैंने बता दिया कि समुद्र का जल लिया आपने, पानी को उड़ा दिया, और जो बच गया वो नमक रहेगा, उसको कच्चा नमक बोलते हैं। उस कच्चे नमक को कम से कम पानी के अंदर घोलना है आपको, ना, कम से कम पानी के अंदर उसको घोल लिया। उसके बाद में अघुलनशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए फिल्टर किया जाता है। जो अघुलनशील जो अशुद्धियां हैं उनको अपन फिल्टर कर लेंगे, बाहर कर देंगे। उसके बाद में जो घोल बच गया उसमें अपन क्या डालेंगे? HCl से क्या करेंगे? संतृप्त करेंगे उसको। जो घोल बच गया अपन को अपने पास में, जो नमक का घोल बच गया, उसके अंदर अपन क्या करेंगे? HCl से संतृप्त करेंगे उस घोल को, सैचुरेट करेंगे, तो क्या होगा? शुद्ध NaCl अपन को मिल जाएगा। ये बात मैंने आपको बोल के बता दी, वही से बातें लिखी हुई हैं। अब NaCl की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। क्या प्रॉपर्टीज है? तो NaCl जो वो AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर लेता है। NaCl जो है वो AgNO3 के साथ में एक रिएक्शन करता है। NaCl AgNO3 NaNO3 और AgCl बनता है, व्हाइट PPT बनती है, ठीक है। चलो यूजेस क्या है भाई? यूजेस क्या है? NaCl नमक के क्या यूजेस हैं? पता ही आप सबको क्या क्या काम में लेते हैं नमक को। तो जो अचार, मांस, मछली के लिए रक्षक के रूप में काम लिया जाता है। अचार खराब ना हो तो अचार में नमक डालते हैं ना, कि अचार खराब ना हो, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम लिया जाता है। जैसे मछली, मांस, इनके भी लिया जाता है ना। फॉर मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर विद आइस, बर्फ के साथ में फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, नमक की हेल्प से। फिर बात करेंगे, ये तो पहला कंपाउंड एल्कली मेटल्स का पहला कंपाउंड कौन सा हो गया? NaCl। NaCl क्या है? पहला कंपाउंड हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, पहला आपको पता लगा कौन सा है? NaCl है, ठीक है। दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी सोडियम आ रहा है, मतलब एल्कली मेटल है भाई। NaCl में क्या रहा था? सोडियम आ रहा था, मतलब क्या है? एल्कली मेटल है, तो उसी के तो कंपाउंड पढ़ रहे हैं आप। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या? पहले तो वो समझो, NaOH होता है। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं ना। अभी जो कास्टिक सोडा किस काम में आता है? ये अलग अलग काम में लिया जाता है, वो आगे बताऊंगा आपको। लेकिन जो साबुन बनाते हैं ना, जो साबुन बनती है आपकी, उसमें कास्टिक सोडा डलता है, ठीक है। और सफेद सफेद कलर का सा होता है, सफेद सफेद कलर का इसके टुकड़े से होते हैं कास्टिक सोडा के, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करिए, कास्टिक सोडा बनता कैसे है?
ठीक है। ये जो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कास्टिक सोडा है, ये बनता कैसे है? तो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करें तो उसके अंदर दो मेथड है, एक है नेल्सन सेल और डाइफ्रम सेल, एक है नेल्सन सेल और डाइफ्रम सेल। इसकी अपन बात नहीं करेंगे, बस आपको बता दिया कि हाँ इस नेल्सन सेल और डाइफ्रम सेल से भी अपन जो कास्टिक सोडा वो बना सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। कौन सा अपन को पढ़ना है? अपन को पढ़ना है केसनर और केलर सेल, ठीक है, केसनर और केलर सेल, ये अपन को पढ़नी है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन? एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इस प्रोसेस के अंदर, ये प्रोसेस है एक, इस प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे अपन? एक्वस NaCl मतलब ऐसा पानी के अंदर नमक घोल रखा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। देखो कैथोड अपने लिए किसका? Hg का, मतलब मरकरी का अपन ने क्या बना रखा है? कैथोड बना रखा है। और एनोड क्या किसका बना रखा है? कार्बन का, ठीक है, कार्बन का एनोड है और मरकरी का कैथोड है। तो देखो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? अपने NaCl घोल रखा है पानी के अंदर, है ना, तो Na+ जो है वो कैथोड पर जाएगा, Na+ जो है वो कैथोड पर जाएगा। और कैथोड किसका बना हुआ है? मैंने आपको पहले बता दिया कि मरकरी का बना हुआ है। Na+ जो है वो किस पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। और कैथोड किसका बना हुआ है? मरकरी का। तो सोडियम और मरकरी जो आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे? सोडियम अमलगम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सोडियम अमलगम बना लेंगे। वापस बोल रहा हूं, जो कैथोड है वो किसका बना हुआ है? मरकरी का बना हुआ है, ठीक है। तो जो Na+ है वो किस पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। और वहां जाने के बाद में सोडियम और मरकरी दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा? सोडियम अमलगम बन जाएगा। और एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? Cl- Cl2 ये होगा ना, ठीक है। अब अपने काम का क्या है? सोडियम अमलगम जो है वो अपने काम का है। सोडियम अमलगम जो बना है वो अपने काम का है। इस सोडियम अमलगम को अपन जब पानी के साथ में ट्रीट करेंगे ना, मतलब ये जो सोडियम अमलगम बना है इसमें पानी डाल देंगे या फिर इसको पानी में डाल देंगे। सोडियम अमलगम अपने पास बन गया, Na और Hg है आपस में मिले, उसी को क्या बोलते हैं? सोडियम अमलगम बोलते हैं। इसको अपन ने क्या किया? पानी में डाल दिया। जब पानी में डालेंगे ना तो क्या बन जाएगा अपने पास में? NaOH और H2 गैस बनेगी। देखो ये रहा, ये आपका सोडियम अमलगम है, यही तो है ना NaHg, यही NaHg यहां पर ले रखा मैंने। सोडियम अमलगम है, इसको मैंने पानी में डाला, ठीक है, H2O में डाला, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? NaOH Hg और H2 गैस बन जाएगी। और अपन को चाहिए क्या था? NaOH ही तो चाहिए था। यही क्या आपका कास्टिक सोडा है, यही क्या है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH यही तो है। तो ऐसे आपका NaOH बनता है, मतलब कास्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये सफेद कलर का होता है और छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं इसके ना। तो ये द्रवित श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है ना, सफेद कलर का है, श्वेत उसी को बोला है, ठीक है, और ये ठोस होता है ना, ठीक है। यह हवा से CO2 अवशोषित करके Na2CO3 बनाता है। अगर हवा में छोड़ दोगे ना, हवा में छोड़ दोगे तो क्या करेगा? हवा में से क्या है? CO2 को अवशोषित कर लेगा। कास्टिक सोडा आपने लिया, कास्टिक सोडा को आपने किस में रख दिया? हवा में रख दिया। तो हवा से क्या कर लेगा? CO2 को अवशोषित करके क्या बना लेगा? Na2CO3 बना लेता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट भी बता चुका हूं क्या होता है। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। जो आपका ये कास्टिक सोडा होता है ना, बहुत ही खतरनाक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए इसको साबुन में, डिटर्जेंट में, इनमें काम में इसको लिया जाता है। आपका जो शैम्पू का सब में ये आता है, आपका साबुन, कपड़े धोने की साबुन, नहाने की साबुन, सब में कास्टिक सोडा आता है। वो अलग अलग मात्रा आती है, ठीक है, हर साबुन की के अंदर अलग अलग कास्टिक सोडा की मात्रा होती है। यूजेस क्या है भाई? यूजेस बता चुका हूं आपको। सोप में, मतलब सोप क्या है? साबुन बनाने में काम में लेते हैं, डिटर्जेंट बनाने में काम में लेते हैं। तो आपके जो डिटर्जेंट हो गए, साबुन हो गए, सब के अंदर कास्टिक सोडा डाला जाता है, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत है? दो कंपाउंड अपन ने पढ़ लिए, किसके? एल्कली मेटल्स के। फिर है आपका सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा Na2CO3 और 10H2O। Na2CO3 क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। अभी देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये सोडियम कार्बोनेट, ये तो सोडियम कार्बोनेट, ये यहां बनाना अपन को सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। अब इसको बनाते कैसे हैं? ये मिलता कैसे? Na2CO3 के रूप में मिलता अपन को ये अकरेंस का मतलब है मिलता किस रूप में अपन को? Na2CO3। इसको सोडा एस भी बोलते हैं, सोडा एस भी इसको कहा जाता है। अगर ये Na2CO3 और 10H2 अगर साथ में हो तो उसको वॉशिंग सोडा बोल देते हैं। अगर ये सिर्फ Na2CO3 है तो उसको क्या बोलते हैं? सोडा एस बोलते हैं, ठीक है। अब प्रिपरेशन की बात कर लें, ये बनता कैसे है? जो आपका जो वॉशिंग सोडा है कैसे बनता है? Na2CO3 जो है ये बनता कैसे है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये बनता सोल्वे प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसका नाम है सोल्वे प्रोसेस, और ये आपको याद रखनी है। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक बार पूछा भी गया है कि आपका जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है, ये कैसे बनता है, किस प्रोसेस से बनता है? तो आपको याद रखना है सोल्वे प्रोसेस से बनता है। और भी बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन अपने लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? सोल्वे प्रोसेस, ठीक है। चलो सोल्वे प्रोसेस क्या है, इसमें करते क्या है वो देखो भाई। अपन ने क्या है? नमक घोल रखा है, अपन ने पानी लिया, पानी के अंदर नमक घोल लिया, पानी लिया
नमक घोल लिया, मतलब नमकीन पानी है वो ना, घोला हुआ, उसमें नमक घोल रखा अपन ने, और उसके अंदर अपन ने NH3 जो है वो भी डाल रखा है। पानी लिया अपन ने, नमक घोल दिया, उसके अंदर अपन ने NH3 भी डाल दिया। अब क्या करेंगे अपन, CO2 उसमें से, उस पानी के अंदर क्या डालेंगे, CO2 डालेंगे। क्या डालेंगे, CO2 डालेंगे। तो क्या होगा, जब CO2 को NH3 से संतृप्त नमकीन घोल है, NH3 डाल रखा आपने नमकीन घोल के अंदर, इसमें प्रवाहित किया जाता है, CO2 को जो प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, निम्नलिखित आयन उपस्थित होते हैं। ये सारे आयन मिलेंगे, Na+ अपन को मिल जाएगा किससे, जो आपने नमक घोल रखा है पानी के अंदर, पानी के अंदर आपने नमक डाला है तो नमक क्या होता है, NaCl, तो NaCl से क्या बन जाएगा, आपको Na+ मिल जाएगा, है ना, Cl नेगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि NaCl Na+, Cl नेगेटिव, ठीक है। NH4 पॉजिटिव कहां से मिलेगा, ये NH3 भी तो डाल रखा है आपने, ठीक है, और HCO3 नेगेटिव आपको मिल जाएगा, ये जो CO2 और ये आपस में रिएक्शन क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे। तो ये सारे आयंस वहां पर आपको मिलेंगे, उस घोल के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपने क्या लिया, पानी लिया, पानी में नमक घोल लिया, नमक घोल लिया, और उसके बाद में क्या डाल दिया आपने, NH3 डाल दिया, उसके बाद में आपने CO2 गैस उससे प्रवाहित करवाई उस पानी से, तो आपके पास में उस पानी के अंदर बहुत सारे आयन जो है वो जमा हो जाएंगे। कौन कौन से, Na+, Cl नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव, ये सारे जो आयन है ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इनमें क्या होगा, सभी यौगिकों में NaHCO3 जो है ना, इतने सारे बहुत सारे यौगिक बनेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे, उनमें से NaHCO3 जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, वो अल्प घुलनशील होता है, वो कम घुलता है, ज्यादा घुलनशील नहीं होता, ठीक है। और नहीं कारण उसके क्रिस्टल जो है वो बनने लग जाते हैं। ये NaCO3 जो पानी में नहीं घुलता, पानी में नहीं घुलेगा तो अलग से दिखेगा, तो इसके क्या टुकड़े बनने लग जाएंगे और उन टुकड़ों को अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये इसी जो मैंने आपको बातें बताई इनको रिएक्शन की तरह देखो। NH3 है, मैंने आपको बताया कि पानी जो है, ठीक है, उसके अंदर अपन क्या रखा, नमक घोल रखा, और क्या कर रखा अपन ने, NH3 ले रखा है, तो वही है NH3 है, यहां पर बिल्कुल दिख रहा है मुझे NH3, ठीक है। H2O दिख रहा है, ये पानी हो गया आपका, ठीक है, और ये H2O कौन सा है, जिसके अंदर अपन ने नमक घोल रखा है, वो वाला H2O है ना, और ये CO2 है, पानी दिख रहा है आपको जिसमें नमक घोल रखा है, CO2 दिख रही है आपको, और NH3, ठीक है। ये NH3 पे अपन ने पानी के अंदर डाल दिया, अब CO2 गैस से प्रवाहित करवाई अपन ने, तो क्या बना अपने पास में, NH4/CO3, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट अपने पास में बन गया। ये इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। फिर इस अमोनियम कार्बोनेट को वापस पानी के अंदर, अभी पानी के अंदर तो बन रहा है ना, अमोनियम कार्बोनेट पानी के अंदर ही तो बन रहा है। देखो पानी अपन ने लिया, पानी में NH3 डाल दिया, उसे CO2 अपन ने प्रवाहित करवाई, तो क्या मिला अपन को, अमोनियम कार्बोनेट मिला अपन को, ये मिला अपन अमोनियम कार्बोनेट। अभी अमोनियम कार्बोनेट पानी के अंदर ही तो है, उसी पानी के अंदर ही तो काम हो रहा है, तो अमोनियम कार्बोनेट जो और पानी और CO2 के साथ में मिलेगा और क्या बना लेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। ये अमोनियम कार्बोनेट जो है वो पानी के अंदर ही तो अपन को अपने पास बना है, तो उसी पानी के अंदर इसको छोड़ देंगे तो ये और दूसरे पानी के साथ में और दूसरे H2O के साथ में और CO2 के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। अब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है ना, वो नमक के साथ में NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। और आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो क्या होता है, अल्प घुलनशील होता है। अल्प घुलनशील जो होता है तो ये क्या पानी के अंदर घुलेगा नहीं, तो ये क्या इसके क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे, इसके टुकड़े बनने लग जाएंगे, और टुकड़ों को अपन बाहर निकाल लेंगे, उन टुकड़ों क्या कर लेंगे अपन, बाहर निकाल लेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के टुकड़े अपन ने बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल के क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट अपन ने बाहर निकाला, इसको क्या कर देंगे, थोड़ी सी हीट देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट अपने पास में आ गया, उस सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन क्या देंगे, हीट देंगे। जब इसको अपन थोड़ी गर्मी देंगे, हीट देंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास में, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, प्लस H2O CO2 ये अलग हो जाएंगी और अपने पास में Na2CO3 मिल जाएगा अपन को। और अपन को चाहिए क्या था, यही तो यार अपन को बनाना था, Na2CO3 तो अपन को बनाना था, बन गया Na2CO3, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनाता है पता लग गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं भाई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस करके क्षारीय घोल बना सकते हैं ना, इसमें हाइड्रोलाइसिस करके इसमें क्या बना सकते हैं, क्षारीय घोल। जैसे देखो ये Na2CO3 है, इसमें पानी डाल दिया अपन ने, तो क्या बन गया, ये H2CO3 वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्षारीय घोल बन जाएगा। चलो रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, जैसे डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेगा, Na2CO3 HCl NaCl बना लेगा। रिएक्शन विद हॉट लाइम, हॉट मिल्क ऑफ लाइम, इनके साथ में रिएक्शन कर सकता है। बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, याद नहीं करनी है, रिएक्शन से आपको याद नहीं रखनी है ना, बस इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए और ये वाली रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। रिएक्शन बस कुछ नहीं है यार, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल सी बातें बोल रहा हूं मैं आपको कि पानी लिया, पानी में NH3 डाल दिया, उसके बाद में CO2 प्रवाहित करवाई, तो क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट बना। अमोनियम कार्बोनेट अब पानी में ही तो है, वो पानी और CO2 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट अब NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब अपन हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और यही आपका क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। खत्म बात,
जैसे रिएक्शन आपको दिमाग में हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ना पड़ेगा दोस्त, है ना, तभी मजा आएगा। चलो अब बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट अपन ने बना लिया जी, सोडियम कार्बोनेट बनाना सीख गए आप। अब सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या काम आता है भाई? इडली डोसा ये बनाने के काम में लेते हैं, केक बनाने के काम में लेते हैं। इनो में भी क्या आता है? बेकिंग सोडा आता है ना। किसी का पेट खराब हो जाए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए बेकिंग सोडा को, ठीक है, लिमिटेड ही होना चाहिए। पकौड़ियां बना रहे हैं उसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग यूजेस है भाई बेकिंग सोडा के, ठीक है। होता क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब बनता कैसे है? बनता कैसे उसकी बात कर लेते हैं ना, बनता कैसे उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन बाई सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस से क्या है? इसकी प्रिपरेशन होती है कमर्शियल लेवल पर, जैसे व्यापार करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो सोलवे प्रोसेस से बनाई जाती है। और सोलवे प्रोसेस अपने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, अभी जस्ट पढ़ के आए सोलवे प्रोसेस। तो ये लो जी, ये लो, ये सोलवे प्रोसेस अभी तो पढ़ के आए। सोलवे प्रोसेस क्या करते हैं? सोलवे प्रोसेस के अंदर भाई नमक घोला पानी के अंदर, उसके अंदर NH3, उसके बाद में CO2 प्रवाहित करवाई, तो क्या बना? अमोनियम कार्बोनेट बना था या नहीं बना था? बिल्कुल भैया बना था। अमोनियम कार्बोनेट जो है वो वापस पानी और CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बना? अमोनियम बाइकार्बोनेट बना था, बिल्कुल बना था। अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो NaCl के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और यही तो बना था ना सोडियम बाइकार्बोनेट। इस बार इसको हीट करने की अपन जरूरत नहीं है ना, इसको हीट नहीं करेंगे। हीट कर देते तो अपना क्या बन जाता? सोडियम कार्बोनेट बन जाता। हीट नहीं करेंगे भाई, इसके टुकड़े बाहर निकाल लेंगे और यही अपना क्या है? बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोलवे प्रोसेस है, ये भी सोलवे प्रोसेस से बनता है। सोडियम कार्बोनेट समझ गए, सोडियम बाइकार्बोनेट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। छोटा सा लेक्चर रहेगा भाई, छोटा सा ही लेक्चर रखेंगे ना, इसे इंपोर्टेंस की बात करेंगे, उसके बाद में खत्म कर दें। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और जो पोटेशियम है, इनके बायोलॉजिकल जो इंपोर्टेंस है वो क्या है, उनकी बात कर लेते हैं। तो Na+, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जेई के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, और अपन ने तो आ ही सकता है नीट के अंदर, था ना, जेई के अंदर आ सकता है तो नीट के अंदर तो आ ही सकता है ना, जेई मेंस के अंदर आया। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है? तो बायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ते हैं कि एक होता है Na+ पंप, Na+K+ पंप, सोडियम पोटेशियम पंप है ना, पढ़ा है सबने? पढ़ा है सबने, ठीक है। तो Na+ नहीं पढ़ा तो पढ़ाएंगे 11th क्लास के अंदर, बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। Na+ आयंस रक्त प्लाज्मा और अन्य अंतरालीय द्रव्य में कोशिका के बाहर पाए जाते हैं। सोडियम जो आयंस है ना, Na+ जो आयंस है वो कहां पाए जाते हैं? वो कहां पाए जाते हैं? रक्त प्लाज्मा के अंदर, जो अन्य अंतराली जो द्रव्य है उनके अंदर पाए जाएंगे। कहां पर पाया जाता है? कोशिका के बाहर पाया जाता है। यह बात ध्यान में रखना। Na+ आयन कहां पाया जाता है? कोशिका के बाहर, सेल के बाहर। ये सेल है आपकी, तो इसके बाहर आपका Na+ आयन होगा। यहां बाहर कोशिका के बाहर क्या होगा? कोई अंतराली द्रव्य होगा या फिर ब्लड प्लाज्मा होगा ना, रक्त प्लाज्मा होगा। इसके अंदर आपका क्या? Na+ पाया जाता है, ठीक है। लेकिन K+ आयन कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो K+ आयन है ना वो कोशिकाओं के अंदर, ये कोशिका है, अंदर क्या है? K+ आयन, सॉरी यहां लिख दे, वापस बनाते हैं इसको, खत्म हो जाता है। ये कोशिका है, अंदर K+ आयन होगा, बाहर क्या होगा? Na+ आयन। ये इतना ध्यान में रखना। Na+ आयन कोशिका के बाहर होता है और कोशिका के अंदर क्या होता है? K+ आयन। बायोलॉजी का सिस्टम है, केमिस्ट्री में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? Na+ K+ क्या है? क्षारीय धातु है, ठीक है ना। हाँ, तो वही अपन पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें पढ़ेंगी। तो Na+ जो आयंस है वो कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं रक्त प्लाज्मा या फिर अन्य जो अंतराली द्रव्य है उनके अंदर पाए जाते हैं, कोशिका के बाहर पाए जाते हैं। वहीं बात करें K+ आयंस की, तो वो कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। Na+ आयन रक्त प्लाज्मा तथा और अन्य अंतरालीय द्रव्य में कोशिका के बाहर पाए जाते हैं, लेकिन K+ आयन कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। अब आपको पूछ ले कि अपनी बॉडी के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर कौन सा केटायन पाया जाता है? क्वेश्चन यही आया हुआ है जेई मेंस के अंदर कि अपनी बॉडी के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर कौन सा केटायन पाया जाता है? तो K+ आयन केटायन जो है ना, K+ जो आयन है वो कोशिका द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला केटायन है। समझ में आ गई बात? K+ जो है, पोटेशियम जो है वो कोशिका द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला केटायन है। समझ में आ गई बात? तो K+ आंसर जाएगा इसके अंदर भाई, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे। अभी बात इनकी थोड़ी सी चलो कर लेते हैं।
तो इस वही सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो बातें करी थी वही अब सेकंड ग्रुप के अंदर ऑलमोस्ट जो बातें हैं वो रिपीट होने वाली हैं कि एटॉमिक साइज इसकी ये है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ये है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये सारी बातें वो जो है वो वापस रिपीट होने वाली हैं। तो ध्यान से देखो, सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उनको क्या बोला था? एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप वालों को क्या बोलते थे अपन? क्षार धातु, एल्कली मेटल्स। और सेकंड ग्रुप को क्या बोलेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या कहां पाए जाते हैं? अर्थ के अंदर ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोल दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको कहा जाता है। अब ये कौन से होते हैं सेकंड ग्रुप के अंदर? तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद रख रखा, आप भी अपने हिसाब से याद रख सकते हो, ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है? NS2। ठीक है, उनकी क्या थी? फर्स्ट ग्रुप वालों की क्या थी? याद रखना, NS1 थी। आया कुछ याद? NS1 थी उनकी, और इनके क्या है? NS2, मतलब 2 है। इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर। जो सेकंड ग्रुप वाले हैं इनके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फर्स्ट ग्रुप वालों के अंदर कितने थे? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसलिए क्या था? NS1 ही थी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी क्या है? NS2। सबकी क्या है? NS2। सबके अंदर क्या है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑल आर ग्रेइश व्हाइट। इनका रंग कैसा है? ग्रेइश व्हाइट रंग के हैं। ठीक है, पूरी तरह सफेद नहीं, थोड़ी स्लेटी रंग के से हैं। दीज मेटल्स आर हार्डर देन एल्कली मेटल। जो क्षार धातु हैं उनसे ज्यादा कठोर होते हैं ये। ठीक है, अब कठोर क्यों होते हैं उसकी भी बात कर लेंगे। उनसे ज्यादा कठोर होते हैं क्योंकि इनके पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ज्यादा सॉलिड होते हैं। डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और इनके अंदर जैसे वहां पर अपन ने फर्स्ट ग्रुप के अंदर फ्रेंशियम की ज्यादा बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव था। यहां पर अपन रेडियम की ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है? रेडियो एक्टिव है, इसलिए रेडियम की ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अपन बेरियम तक ही बातें सीमित रखेंगे, बेरिलियम से लेके बेरियम तक अपन बातें सीमित रखेंगे। फिर अपन एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलो, एटॉमिक साइज इनकी है स्मॉलर देन फर्स्ट ग्रुप। जो पहला ग्रुप है कौन सा? आपका लीला ने कहा रूबी से जी फिर। ठीक है, जो आपका एल्कली मेटल्स वाला था, क्षार धातु वाला जो ग्रुप था फर्स्ट ग्रुप, उससे ये छोटे होते हैं। अब क्यों छोटे होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो कम होती है। अब साइज कम होती है तो ये तो भैया आपके फर्स्ट ग्रुप वाले यहां है, सेकंड ग्रुप वाले यहां है, तो लेफ्ट से राइट मतलब फर्स्ट ग्रुप वालों के तो राइट साइड में है ना, सेकंड ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप वाले लेफ्ट साइड में है, सेकंड ग्रुप वाले उसके जस्ट ही है, पास में ही है, लेकिन राइट साइड में तो है ना। तो लेफ्ट से राइट आते हैं तो एटॉमिक साइज कम होती है, तो उनसे तो छोटे होंगे। फर्स्ट ग्रुप वालों से इनकी एटॉमिक साइज क्या है? छोटी है। फर्स्ट ग्रुप वालों से क्या है? इनकी एटॉमिक साइज छोटी है। साइज इंक्रीजेस Be to Ba, मतलब बेरिलियम से बेरियम तक जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज होती है। ये बात अपन को पता है। ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ती है, ये बात तो अपन को पता ही है। तो बेरिलियम से अपन बेरियम की तरफ आएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, और ये किससे छोटे हैं? फर्स्ट ग्रुप वालों से छोटे हैं। अब पूरे एस ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक के अंदर कौन है? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो पूरे एस ब्लॉक के अंदर सबसे छोटा कौन है? बेरिलियम जो है ना वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, और सीजियम जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, आपसे ये पूछ ले कि भैया पूरे एस ब्लॉक के अंदर, पूरा एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों, पूरे एस ब्लॉक के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? तो बोल देना भैया बेरियम जो है, बेरिलियम जो है वो सबसे छोटा है, और सीजियम जो है वो सबसे बड़ा है। समझ में आ गई बात? चलो यहां तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। अभी थोड़े छोटे छोटे लेक्चर रखेंगे तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। चलो इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।